थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप कर लें हम। चलें बच्चों आ जाए, थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप कर लें। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने एनबीएफसी रूल्स स्टार्ट किया था, और एनबीएफसी रूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जी कोई एक पर्सन होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि किसके पास जाएंगे, जो कि एससीसीपी के पास जाएंगे। और जब एससीसीपी के पास जाएंगे तो एससीसीपी से दरख्वास्त करेंगे। क्या दरख्वास्त करेंगे? एक एप्लीकेशन लिखेंगे। और एप्लीकेशन में क्या दायर करेंगे? एप्लीकेशन में ये दायर करेंगे जी हमें क्या बनानी है, हमें एक एनबीएफसी बनानी है। और एप्लीकेशन के साथ कुछ नॉन रिफंडेबल फीस भी जमा करा देंगे। किसको जी? एससीसीपी को। अच्छा, अब इस वक्त कौन होगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे होंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी पर्सन इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ये पर्सन कैसे होने चाहिए? ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा करने चाहिए। ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया हमारा पूरा कर रहे होंगे। ठीक हो गया जी। जैसी एससीसीपी के पास कम एप्लीकेशन जाएगी, नॉन रिफंडेबल फीस जाएगी, एससीसीपी क्या करेगा? अच्छा, मांगने क्या गए? ये लोग मांगने गए कि जी हमें क्या बनानी है, एनबीएफसी। एससीसीपी क्या करेगा? इस स्टेप पे आके इनको एक परमिशन दे देगा। और किस चीज की परमिशन दे देगा? इस चीज की परमिशन दे देगा कि चले ठीक है जी, आप एक एनबीएफसी बना लें। ठीक है जी। और कितने महीने में बना ले? एक टाइम पीरियड बताया हुआ है जो कि लेट से 6 मंथ्स होगा, कि 6 महीने के अंदर आप एक एनबीएफसी बना दीजिए। जब इनको परमिशन मिल गई एनबीएफसी कंपनी बनाने की, जहां इनको परमिशन मिल चुकी है एनबीएफसी कंपनी बनाने की, अब ये क्या करेंगे? अब इनको एनबीएफसी कंपनी बनाने का कोई ना कोई पर्पस होगा। या तो उनको फॉर एग्जांपल फंड मैनेजमेंट, या तो इन्हें फंड मैनेजमेंट करनी होगी प्यारे बच्चों, या इन्होंने लैंडिंग करनी होगी। फंड मैनेजमेंट हम देख चुके हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस हमारे पास आ रहे होते हैं, और लैंडिंग में हमारे पास कौन कौन से बिजनेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस के लिए लोन चाहिए किसी को, और इनको हाउस के लिए लोन देना है, लीजिंग देनी है, डिस्काउंटिंग सर्विस देनी है, तो ये लैंडिंग एनबीएफसी में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर एसेट मैनेजमेंट करनी है आपने, पेंशन मैनेजमेंट करनी है आपने, रीट मैनेजमेंट करनी है, तो ये फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी में आ जाएगी। तो इनको परमिशन दी जाएगी। अब जब इन्होंने ये वाले बिजनेसेस करने, प्यारे बच्चों, अगर उन्होंने ये बिजनेस करने, तो इसके लिए अब ये एससीसीपी के पास किस चीज के लिए जाएंगे? लाइसेंस के लिए। और लाइसेंस के लिए उनको किस चीज से कंप्लाई करना पड़ेगा? कंडीशन से, जो हमने आज लास्ट क्लास रूल 5 में पढ़ा कि जी कुछ कंडीशंस होंगी जो रूल 5 में मेंशन है, उन कंडीशन से इनको कंप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशंस का भी हमने देखा प्यारे बच्चों कि कंडीशंस में भी हमारे पास 3 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व थे। हमारे पास पहला जो स्टेप इन्वॉल्व था वो ये था कि कुछ प्री रिक्विजिट बता दी गई है, कंडीशंस की कुछ प्री रिक्विजिट्स बता दी गई कि जी देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल लैंडिंग एनबीएफसी है तो आपको एसेट मैनेजमेंट का लाइसेंस नहीं मिलेगा, सही है ना? और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस की, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस की आपके पास अगर लाइसेंस है, तो आपको बाकी हाउसिंग फाइनेंस और डिस्काउंटिंग सर्विस के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कुछ प्री रिक्विजिट बता दिए। फिर कुछ कंडीशंस बता दिए कि आपने इन चीजों से कंप्लाई करना है, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। और फिर तीसरा स्टेप ये कि वंस यू रिसीव द लाइसेंस, अब आपने किन किन चीजों से करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो लाइसेंस 3 साल के लिए आपके लिए, 3 साल की रेलिवेंस है इसकी, 3 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायरी से पहले आपने एससीसीपी को वापस खत लिखना पड़ेगा कि हमारे लाइसेंस को रिन्यू कर दे। ये कुछ बातें थी। लास्ट क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक एनबीएफसी कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है। प्यारे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? एनबीएफसी कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है। अब उस लाइसेंस की, अब जो लाइसेंस मिल चुका है, अगले 3 साल के लिए मिला। ऐसा नहीं कि अगले 3 साल तक अब इस एनबीएफसी के ऊपर छूट होगी प्यारे बच्चों, अगले 3 साल तक एससीसीपी इनके ऊपर नजर रखेगा। और नजर कैसे रखेगा? नजर ऐसे रखेगा, और नजर रखेगा रूल 7 के थ्रू। और रूल 7 के थ्रू नजर कैसे रखेगा प्यारे बच्चों? देखें, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अब जब लाइसेंस मिल चुका है ना, तो अब एनबीएफसी के ऊपर कंडीशंस एप्लीकेबल टू अ एनबीएफसी, आप ये समझने की कोशिश करेगा, पहले कंडीशंस एप्लीकेबल थी लाइसेंस के लिए। पहले मेरे पास जो कंडीशंस एप्लीकेबल थी प्यारे बच्चों, किस चीज के लिए थी? पहले मेरे पास कंडीशंस एप्लीकेबल थी लाइसेंस के लिए। कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस मिल चुका है, अब एक एनबीएफसी बन चुकी है। अब जब आप एनबीएफसी बन चुके हो प्यारे बच्चों, तो अब आपके लिए क्या जरूरी है? अब आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि अब आपके एनबीएफसी के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। इनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये कंडीशंस 2 किस्म की होंगी प्यारे बच्चों। पहली किस्म ये है जो कि डिस्क्राइब करता है वर्ड शैल को, कि जी एज एन एनबीएफसी आपने ये काम करने हैं, तभी अगले 3 साल तक आपका लाइसेंस बरकरार रहेगा। और फिर वो बात करता है, दूसरी जो बात करता है वो बात करता है शैल नॉट से।
और शैल नॉट का मतलब है कि जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपने नहीं करनी। क्या यहां तक बात समझ आती है ऑनलाइन वालों? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? चलें जी, बहुत जबरदस्त। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूल 7 में। अगेन बता दूं, रूल 7 से पहले क्या हो चुका है, मुझे लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस की कंडीशन हम लास्ट क्लास में बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब मुझे लाइसेंस मिल गया तो अब उस कंपनी के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है, जो कि कंडीशंस अप्लाई होती है। एनबीएफसी shall maintain such books of accounts and other records as prescribed under the ordinance। अब जाहिर सी बात है, ऑर्डिनेंस नहीं रहा, कंपनीज एक्ट हो चुका है प्यारे बच्चों ये। And shall depict a true and fair view of its state of affairs, including every banking company shall prepare and keep it reserves books of account and other relevant books and prepare the financial statement for every financial year, journal, कैश बुक्स। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये सेक्शन कंपनीज एक्ट का है। ये सेक्शन कंपनीज एक्ट 2017 का है, सेक्शन 220, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करता है। बिकॉज यहाँ पे एनबीएफसी रेफर किस चीज को कर रहा है, यहाँ पे एनबीएफसी रेफर कर रहा है आपके ऑर्डिनेंस को। तो जो रेलिवेंट सेक्शन है, मैंने फिलहाल सिर्फ उसको इतना कॉपी किया हुआ है, यहां से पढ़े। maintain such books of accounts and other records as prescribed under the ordinance as shall deposit true and fair view of its states of affairs, including कैसे books of account बनाने, journals, cash books and other records of original entry forming the basis of entry in any ledger, ledger reflecting the asset, liabilities, income and expenses along with all the supporting documents of records, ledgers or other comparable records showing the securities in the portfolio, record of transaction with the banks, record of the meeting। इट मीन्स ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कंप्लाई करने हैं। और सिर्फ ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कंप्लाई नहीं करने, इसके अलावा आपको कंपनीज एक्ट में सेक्शन 220 जो कहता है उसकी रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों में? एक बड़ा जेनेरिक सेक्शन है कि जी कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करने। अब जाहिर सी बात है, अब जब एनबीएफसी, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, एनबीएफसी आपकी बन चुकी है, ठीक है, अब आप बिजनेस करने जा रहे हो, अब आप ऑपरेट करने जा रहे हो, तो उसने पहली कंडीशन आपके ऊपर क्या लगा दी कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट आपने मेंटेन करने। कैसे मेंटेन करना है? ऐसे मेंटेन करना है। थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े, इंश्योर दैट, अब जाहिर सी बात है एनबीएफसी बन चुकी है तो उसके लिए कोई ना कोई ऑडिटर होगा। इंश्योर दैट इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स आर फ्रॉम द अप्रूव लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स सर्कुलेटेड बाय द कमीशन। एससीसीपी ने जो हमारे पास अप्रूव लिस्ट बताई हुई है, आपने अपने एनबीएफसी का ऑडिट उन्हीं ऑडिटर से करवाना है। जाहिर सी देखें, अगेन ये वो कंडीशंस हैं कि आपको पास लाइसेंस मिल चुका है, आप बिजनेस ऑपरेट करने जा रहे हो, उसके लिए आपके ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई। अपॉइंट्स एन इंडिविजुअल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जाहिर सी बात है भाई, जब आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप लोगों को हायर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का? सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपके सीएफओ का। अपॉइंट एन इंडिविजुअल हैविंग द मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस। यहाँ पे थोड़ा सा रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल सेक्शन है। अपॉइंट एन इंडिविजुअल हैविंग द मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस एज इट्स फाइनेंशियल और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हु इज, इट मींस कंपनी का जो सीएफ होगा वो कौन होना चाहिए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, a member of a recognized foreign accountancy organization, for example अगर ACCA qualified है ये भी चल जाएगा, और a person having a master degree in commerce, या तो एमकॉम किया हुआ हो या फिर बीए किया हुआ, उसने स्पेशलाइज्ड विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। ये कुछ क्राइटेरिया बताए हुए कि जी आप जो आप एक एनबीएफसी बनाने जा रहे हैं, इस एनबीएफसी में एक सीएफओ होना चाहिए, सीईओ होना चाहिए, और उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक? प्रोवाइडेड दैट, यहां पे एक एक्सेप्शन लिखी गई है, ये मैं फिलहाल अभी कह रहा हूं एक्सेप्शन का वर्ड, टेक्निकली एक्सेप्शन नहीं है। प्रोवाइडेड दैट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड अनलिस्टेड लैंडिंग एनबीएफसी may designate another officer as its financial और chief accounting officer। प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है या फिर अनलिस्टेड एनबीएफसी है, वो किसी और ऑफिसर को डेजिग्नेट कर सकती है एज अ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं आपके सामने मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं, और सिनेरियो कुछ इस तरीके से, इसको समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। सिनेरियो हमारे पास प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आप एक एनबीएफसी को ऑडिट कर रहे हैं, ठीक हो गया जी, आप एक एनबीएफसी को ऑडिट कर रहे हैं। अब जब आप एनबीएफसी को ऑडिट कर रहे हैं
तो मसला ये है कि एनबीएफसी आपके पास फॉर एग्जांपल नॉन डिपॉजिट है और आपके पास अनलिस्टेड है, नॉन डिपॉजिट है, अनलिस्टेड है, ठीक है जी। क्या, और यहां पे ये एनबीएफसी एक पर्सन को सीएफओ बनाती है, सीएफओ बनाती है, जो कि फॉर एग्जांपल इंटर पास है। क्या ये ठीक कर रही है? जल्दी जवाब दे दें, इसको सामने रखें, इस चीज को सामने रखें, मुझे बताएं क्या ये ठीक कर रही है? जल्दी, छेती छेती प्यारे बच्चों। क्या ये पॉसिबल है? ऊपर तो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट है, एंड अनलिस्टेड, अनलिस्टेड भी है, मैं डेजिग्नेट अनदर ऑफिसर, एक अनदर ऑफिसर को उसने डेजिग्नेट किया है एज इट्स फाइनेंशियल और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, सीएफओ इंटर पास है, और ऊपर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, इट मींस वो इस चीज के लिए कह रहा है। हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी छेती छेती। हाँ बच्चों, देखें, यहाँ पे थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है, खुदा का वास्ते इसको समझने की जरूरत है, और बहुत जरूरत है इसको समझने की। इसको आपने हमेशा इस तरीके से असेस करना है प्यारे बच्चों, कि ये जो हमारे पास बात कर रहा है, ये क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन नहीं है। ये जो एक्सेप्शन है प्यारे बच्चों, ये क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन नहीं है, ये याद रखिएगा। ये बंदा भी क्या होना चाहिए? ये बंदा भी इन्हीं में से कुछ होना चाहिए, इन्हीं क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। ये बात किस चीज की कर रहा है? ये बात इस चीज की कर रहा है कि फॉर एग्जांपल एक एनबीएफसी बनी है, और इस एनबीएफसी में फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी कोई और डेजिग्नेशन भी है, जो कि कंपनी का चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं है, उसकी कोई और डेजिग्नेशन है, वो किसी और डेजिग्नेशन के हिसाब से काम कर रहा है। तो क्या वो बंदा भी, उस बंदे को आप सीएफओ बना सकते हो? उस बंदे को आप सीएफओ बना सकते हो? इट मींस एक बंदा दो टोपी पहना हुआ है, सीएफओ की भी टोपी पहना हुआ है और एक और चीज की भी टोपी पहना हुआ है। क्या आप ये काम कर सकते हैं? कंपनीज, एनबीएफसी रूल 7 आपको कहता है कि अगर अगर ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट अनलिस्टेड है, नॉन डिपॉजिट अनलिस्टेड है, तो इस केस में आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जो कि हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ये आपको चीज याद है? द सीएफओ, ऑडिट में आपने देखा होगा, सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी शेल नॉट बी द सेम पर्सन। ये याद है? हम ऑडिट में अक्सर देख रहे होते हैं ये, और ये हम ऑब्जर्वेशन भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कंपनी का सीएफओ और कंपनी सेक्रेटरी एक ही बंदा होता है। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कि भाई दोनों अलग अलग बंदे होने चाहिए, सही, दोनों अलग अलग बंदे होने चाहिए। यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जी दो डेजिग्नेशन के ऊपर आप एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हो, और अगर उस बंदे को आप सीएफओ डेजिग्नेट कर रहे हो, तो क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का यही होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक काम ये कर दिया है, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक काम ये कर दिया है, मैं आपको थोड़ा सा इसको, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं प्यारे बच्चों। हमने लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास में एक डायग्राम बनाई थी। हमने लास्ट क्लास में एक चीज देखी थी, या तो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी होगी, या तो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी होगी, या तो फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी होगी, या लैंडिंग एनबीएफसी होगी। ये जो हमने सेक्शन डिस्कस करा है प्यारे बच्चों, ये उसके लिए करा है कि अगर लैंडिंग एनबीएफसी कौन सी होनी चाहिए? अनलिस्टेड होनी चाहिए, और नॉन डिपॉजिट होनी चाहिए। अच्छा, ये नॉन डिपॉजिट डिपॉजिट क्या है? इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें प्यारे बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करें, इसके लिए मैंने जो रूल्स रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में जो रेलिवेंट सेक्शन है उनको मैंने यहाँ पे लिंक तो कर दिया है, लेकिन ये हमारी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज इन सेक्शंस को हम एनबीएफसी रेगुलेशन के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ब्रीफ कर दूं, हमारे पास हमारे पास जो एनबीएफसी थी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो दो किस्म की थी। एक हमारे पास थी फंड मैनेजमेंट, और एक हमारे पास थी
लैंडिंग एनबीएफसी। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये किन की बात करता है? ये किसके ऊपर बात करता है? ये फंड मैनेजमेंट की बात नहीं करता। ये फंड मैनेजमेंट की बात नहीं करता। इसका मतलब है फंड मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक सीएफओ सेपरेट पर्सन ही होगा। किसी और बंदे को जो कि ऑलरेडी उस एनबीएफसी में मौजूद है, उसको आप बैठ के ये नहीं कह सकते कि आ जाओ तुम भी सीएफओ बन जाओ बिकॉज तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? अगर तो लैंडिंग एनबीएफसी है, तो इस लैंडिंग एनबीएफसी में दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज जल्दी से बता दें, ये लैंडिंग एनबीएफसी क्या होनी चाहिए? अनलिस्टेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज अनलिस्टेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज नॉन डिपॉजिट। नॉन डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी क्या होती है? अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नोट्स मैंने कंपाइल करके रखे हुए, लेकिन हमारी आज की क्लास का ये एजेंडा नहीं है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पैसे लैंड कर रही है प्यारे बच्चों, अगर एक एनबीएफसी पैसा लैंड कर रही है तो इसके पास पैसा आएगा कहां से? पहली चीज प्रोमोटर, शेयर होल्डर्स, ये पैसा लगाएंगे इसके ऊपर। दूसरी चीज मैं पब्लिक से भी तो पैसा मांग सकता हूं। अगर मैं पब्लिक से पैसा मांग रहा हूं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि मैं एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बनने जा रहा हूं। देखें, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं बैंक के पास जाता हूं, तो बैंक मुझे, अगर मैं बैंक के पास पैसे रखवाता हूं, तो बैंक मुझे कोई ये नहीं कहता, या मैं बैंक को नहीं कहता कि भाई सिक्योरिटी क्या है, मैं किस खाते में तुम्हारे पास पैसा रखवाऊं, मुझे कोई रिटर्न में सिक्योरिटी तो दो। अगर आप कंपनी में पैसा रखवाते तो किस फॉर्म में रखवा सकते हैं? या तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी, या टीएफसीज वगैरह, या डिबेंचर्स वगैरह, या सुकूक वगैरह इशू करेगी। इवन गवर्नमेंट भी आपसे अगर पैसा मांगती है तो वो करती क्या है? वो कि सिक्योरिटी इशू करती है। टी बिल्स हो गया, पीआईबीज हो गया, वो डिपॉजिट है। यहाँ पे अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे होते हैं, बैंक पब्लिक ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहा होता है, बिकॉज बैंक के पास ये लाइसेंस है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के हिसाब से, कि वो डिपॉजिट ले सकता है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस मैंने लिखे हुए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेक्शन सेक्शन 84 आपके सामने देखो, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पे कुछ एनबीएफसी मेरे पास ऐसी होंगी जो कि डिपॉजिट टेकिंग होगी, कुछ एनबीएफसी ऐसी होंगी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी। फिलहाल यहाँ समझने की कोशिश ये है हमारे पास, कि हमारे पास जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो कि पब्लिक से पैसा नहीं ले रही होगी, आगे ऑल्दो हम आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर आप कंपनी से पैसे, अगर आप बाहर पब्लिक से पैसे ले भी रहे हो, तो लेट से कोई टीएफसी इशू करके, कोई सिक्योरिटीज वगैरह इशू करके, वो उसको डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में शामिल नहीं करता, उसकी डेफिनेशन में वो क्राइटेरिया में शामिल कर रहा होता है। तो अगर वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और अनलिस्टेड लैंडिंग एनबीएफसी है, ये चीज मुझे एक बात बता दें, यहाँ पे दो एनबीएफसी की बात चल रही है कि एक एनबीएफसी की बात चल रही है? जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो एनबीएफसी की बात चल रही है कि एक एनबीएफसी की बात चल रही है? हाँ जी प्यारे बच्चों, यहाँ दो एनबीएफसी की बात चल रही है कि एक एनबीएफसी की बात चल रही है? स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एनबीएफसी की बात चल रही है। कौन सी एनबीएफसी की बात चल रही है? एनबीएफसी दो किस्म के आपके पास होंगी, या तो फंड मैनेजमेंट होगी या लैंडिंग एनबीएफसी होगी। लैंडिंग एनबीएफसी में भी दो क्राइटेरिया आते हैं, या तो डिपॉजिट टेकिंग होगी या नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी। अगर वो लैंडिंग एनबीएफसी अनलिस्टेड और नॉन डिपॉजिट है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, एंड का वर्ड यूज हो रहा है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कि एक ऐसी लैंडिंग एनबीएफसी जो कि अनलिस्टेड भी है और वो नॉन डिपॉजिट है, जो कि पब्लिक से पैसा नहीं ले रही है, इनके लिए ये सिर्फ एक्सेप्शन इन्वॉल्व है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? मैंने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन लिख दी है, एक्सेप्शन इज अवेलेबल फॉर ओनली वन एनबीएफसी, दैट इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग अनलिस्टेड एनबीएफसी। हाउएवर क्वालिफिकेशन इज नॉट द एक्सेप्शन, इट इज मैंडेटरी। क्वालिफिकेशन के लिए एक्सेप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों? और नीचे जो मैंने कुछ डिपॉजिट टेकिंग से रिलेटेड कुछ चीजें रेगुलेशन में लिखी गई हैं, अगर आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं डिपॉजिट का, ये रूल्स में एक्सप्लेन नहीं है, ये रेगुलेशन में एक्सप्लेन है। कुछ चीजें रूल्स में एक्सप्लेन है प्यारे बच्चों, कुछ चीजें कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन है, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर रहे होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े प्यारे बच्चों। एक और कंडीशन उसने क्या लगा दी कि भाई आप शेल का वर्ड यूजर है, एनबीएफसी शेल। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे ये बता दूं, एनबीएफसी शेल, शेल का वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब है तीसरी क्या रिक्वायरमेंट है? तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो इंटरनल ऑडिटर होगा, उसका मिनिमम 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हो, ये जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिटर तो न्यू रिक्वायरमेंट है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो।
a member of a recognized foreign accountancy organization, हो या individual having a master degree in commerce or business administration with a specialization in finance. और आपने सुना होगा कि जी अक्सर इंटरनल ऑडिट फर्म को आउटसोर्स कर दिया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हैविंग अ सैटिस्फैक्टरी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड नॉट बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स टू हुम दिस फंक्शन इज आउटसोर्स। यहाँ पे एक कंडीशन ये लगा दी गई है कि अगर फॉर एग्जांपल केपीएमजी ऑडिट कर रहा है किसी एनबीएफसी का, अगर केपीएमजी ऑडिट कर रहा है किसी एनबीएफसी का, तो एनबीएफसी केपीएमजी को आउटसोर्स इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकती, एनबीएफसी केपीएमजी को आउटसोर्स नहीं कर सकती, वो पीडब्ल्यूसी, ईवाई, बीडीओ, यूसुफ आदिल, जेटीओ किसी और को कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट द इंटरनल ऑडिटर शैल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द एनबीएफसी। यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से प्यारे बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट लिखी गई है, और क्या रिक्वायरमेंट लिखी गई है, रिक्वायरमेंट ये लिखी गई थी प्रोवाइडेड दैट, सीएफओ की बात कर रहा हूँ, सीएफओ के केस में लिखा गया था प्रोवाइडेड दैट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग और अनलिस्टेड एनबीएफसी may designate another ऑफिसर। ये रिक्वायरमेंट इंटरनल ऑडिटर के लिए क्यों नहीं लिखी गई प्यारे बच्चों, कोई बताएगा? ये रिक्वायरमेंट इंटरनल ऑडिटर के लिए क्यों नहीं लिखी गई, कोई बताएगा प्यारे बच्चों? जल्दी छेती छेती प्यारे बच्चों, इंटरनल ऑडिटर हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इंटरनल और फाइनेंस मैनेजर को अगर आप इंटरनल ऑडिटर बना देंगे, एक ही बंदा फाइनेंस मैनेजर भी है, इंटरनल ऑडिटर भी है, तो मुझे बताए ना फिर कंपनी कैसे चलेगी? तो इंटरनल ऑडिटर का पर्पस ही हमारा डिफीट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अपॉइंट अ पर्सन एज अ कंप्लायंस ऑफिसर टू इंश्योर द रिपोर्टिंग टू द कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय द एनबीएफसी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज ऐड कर दूं, यहाँ पे एससीसीपी ने दो बड़े जबरदस्त काम किए। एससीसीपी ने कहा मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दी, ठीक है, मैंने बेतहाशा कंडीशंस भी लगा दी इनके ऊपर। अब मसला ये है कि इन कंडीशंस की कंप्लायंस को चेक कौन करेगा? तो एससीसीपी ने कहा कि भाई, एनबीएफसी को कहा कि भाई आपने क्या करना होगा, आपने एक कंप्लायंस ऑफिसर को हायर करना होगा, अपॉइंट्स अ पर्सन एज अ कंप्लायंस ऑफिसर टू इंश्योर द रिपोर्टिंग टू द कमीशन। और ये रिपोर्ट किसको करेगा? ये एससीसीपी को रिपोर्ट करेगा ऑफ द स्टेटस ऑफ द कंप्लायंस विद द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बाय द एनबीएफसी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है हम सबको पता है, पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, एनबीएफसी रूल्स है, और एनबीएफसी हमारे पास रेगुलेशंस है, ये हम पहली क्लास में देख चुके थे। प्रोवाइडेड दैट, अगेन अब एक सेम क्लॉज करता है, प्रोवाइडेड दैट अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड अनलिस्टेड लैंडिंग एनबीएफसी में डेजिग्नेट अनदर ऑफिसर एज इट्स कंप्लायंस ऑफिसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नॉर्मली जो मैंने कंपनी से एनबीएफसी को ऑडिट करा है, इसमें होता है क्या, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, और इंटरनल ऑडिटर का तो काम है टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, टू चेक द कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, क्या कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो इंटरनल ऑडिटर ही कंप्लायंस ऑफिसर होता है। लेकिन अगेन मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल ऑडिटर ही कंप्लायंस ऑफिसर होगा किस केस में? सिर्फ एक एनबीएफसी की टाइप है, एनबीएफसी के दो टाइप्स हैं, या तो फंड मैनेजमेंट होगा या लैंडिंग होगा। फंड मैनेजमेंट पे ये अप्लाई नहीं होगा। लैंडिंग एनबीएफसी में भी कौन सी लैंडिंग एनबीएफसी? जो कि अनलिस्टेड हो, सेकंड चीज वो डिपॉजिट टेकिंग ना हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। तो अगर कोई ऐसी लैंडिंग एनबीएफसी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग है और अनलिस्टेड है, उस केस में प्यारे बच्चों आप यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर को ही कंप्लायंस ऑफिसर या किसी और पर्सन को एज अ कंप्लायंस ऑफिसर आप डेजिग्नेट कर सकते हो। क्या यहां तक क्लियर हो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग? स्टूडेंट्स मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर है? अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव्स, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो स्केड्यूल 1 था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम इंशाल्लाह उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ताकि ये एनबीएफसी की जो डिपॉजिट नॉन डिपॉजिट वाली चीज है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर सकें। अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव्स, जाहिर सी बात है भाई, अब कंपनी को, एनबीएफसी को फाइनेंस मैनेजर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको कोई और बंदे भी अपॉइंट करने पड़ेंगे, फाइनेंस क्लर्क भी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो इसके अलावा कोई रिसर्च एनालिस्ट वगैरह भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग वो अपॉइंट करेगी, अपॉइंट सच एग्जीक्यूटिव्स हु शैल फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। अच्छा, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। जो आपके पास फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया प्यारे बच्चों, वो अप्लाई होता है की एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। अगेन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और उसके अंदर उसने बेतहाशा चीजें बताई हुई है कि वो सिर्फ स्टार्टिंग के स्पॉन्सर्स या डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता,
बल्कि आगे जाके जब एनबीएफसी बन जाती है और उसके जो की एग्जीक्यूटिव्स लोग होंगे उनको भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कंप्लाई करने की जरूरत है। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगी जो कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, और फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। अपॉइंट्स द डायरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब वो बात करता है कि भाई एनबीएफसी बन गई है तो मैं लाइसेंस मिल गया, तो जाहिर सी बात है तुम लोग अपॉइंट करोगे, लोगों में सबसे अच्छा लोग कौन होगा? डायरेक्टर। अपॉइंट द डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 1। अगेन शेड्यूल 1 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आज की क्लास के एंड में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूंगा। Provided that the commission shall be the final authority to determine the status of a director as independent or otherwise। ये क्यों लिखा हुआ है कि वो स्टेटस बताएगा इंडिपेंडेंट या अदरवाइज? बिकॉज अगर आप शेड्यूल 1 में देखेंगे तो वो आपसे कहता है कि अगर आप फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी हैं तो आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने होने चाहिए, कंपनी आप ऐसी बनानी है आपने, और उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या तो इतने हो या फिर इतने हो। तो वो जो रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो कहता है कि जी अगर आप मुझे कोई डायरेक्टर नॉमिनेट करके दोगे तो इट विल बी द एससीसीपी हु विल डिसाइड वेदर इट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट। और हम सबको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। प्रिपेयर इट्स अकाउंट इन कंफर्मिटी विद द आईएस नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ द 234 ऑफ द ऑर्डिनेंस। अगेन ये एक्ट हो चुका है। एंड द टेक्निकल रिलीजेस इशूड बाय द आईकैफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे उसने कहा कि भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बुक्स ऑफ अकाउंट है। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे होने चाहिए? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, इसमें कैश बुक रजिस्टर भी होना चाहिए, इसमें बैंक के साथ जो डीलिंग हो रही है उसका रजिस्टर भी होना चाहिए, एसेट लायबिलिटीज इनकम। द पॉइंट इज इसकी रिकॉग्निशन कैसे होगी? एसेट की रिकॉग्निशन कैसी होगी, लायबिलिटी क्या होगी, इनकम कैसे रिकॉर्ड करूंगा? इसके लिए आपको किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज एक्ट ने आपको बताए हुए हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो अगर कंपनीज एक्ट आईएफआरएस 10 अडॉप्ट कर लेगा, एनबीएफसी को भी आईएफआरएस 10 अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 234 ऑफ द अच्छा फर्निश टू द कमीशन इट्स क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई अब जाहिर सी बात है, अगेन एनबीएफसी बन चुकी है, अगला काम क्या होगा भाई? क्वार्टरली अकाउंट्स देने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है। Follow the directions issued to protect the NBFC against their involvement in money laundering activities, terrorist financing and other unlawful trades। ये बड़ा समझने की कोशिश है प्यारे बच्चों, उसको देखेगा। एएमएल हमारा इंशाल्लाह हम आगे जाके जब पढ़ेंगे हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। दो चीजें यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपने एक कंपनी बनाई है, आपने एक कंपनी बनाई और कंपनी कौन सी है? वो एनबीएफसी है। दो किस्म के लोग होंगे। एक लोग वो होगा जो आपके पास पैसे जमा कराएगा। क्यों पैसे जमा करा रहे हैं? बिकॉज आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप तो कह रहे हो कि आओ मुझे पैसे दो, मैं आपके फंड्स को मैनेज करता हूँ, ये फंड मैनेजमेंट है, ठीक है, मैं आपको पैसे मैनेज करता हूँ। अब ये बंदा जो पैसे देने आ रहा है, आपके पास पैसे रखवा रहा है, ये बंदा है कौन भाई? ये बंदा है कौन? कहीं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है? अक्सर आपने देखा होगा, आप ऑडिट करने जाते हैं, केवाईसी, नो योर क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट है, और इसकी पूरी रिक्वायरमेंट होती है, इससे एनआईसी लेना होगा, बैंक डिटेल्स आपने लेनी होंगी, एनटीएन नंबर्स वगैरह आप ले रहे होते हो, इन सारी चीज। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि हाउसिंग का लाइसेंस है उसके पास। क्योंकि उसके पास हाउसिंग का लाइसेंस है, इट मींस अब ये लोन दे रही होगी, इट मींस ये पैसा एक बंदे को दे रही है। भाई वो बंदा कैसा, ऐसा तो नहीं उसने हाउस के नाम से आपसे लोन लिया और आगे जाके कोई और इलीगल एक्टिविटीज कर रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा हो। तो फॉलो द डायरेक्शंस इश्यूड टू प्रोटेक्ट द एनबीएफसी अगेंस्ट देयर इन्वॉल्वमेंट। इसका मतलब है जो मनी लॉन्ड्रिंग की रिक्वायरमेंट है वो इनके ऊपर भी अप्लाई होगी। Obtain the rating in accordance with the Schedule 1 as and when it becomes eligible for rating as per the rating criteria for a rating agency। हम सबको पता, हम देखते भी हैं ऑडिट में कि हम जेसीआर की रेटिंग और पैकरा की रेटिंग, जो कंपनीज होती है, जो एनबीएफसी होती है, वो जेसीआर और पैकरा की रेटिंग करती है, AA+, AA-B, और हर रेटिंग बता रहा होता है कि जी उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। तो आपने भी वो रेटिंग लेनी है, किससे लेनी है? उनसे जो कि एससीसीपी से रजिस्टर्ड होंगे, किसी और बंदे से नहीं लेनी है। और shall be updated at least once every financial year। एटलीस्ट एक साल में एक बार की तो रिक्वायरमेंट लाजमी है, तभी आप जब भी ऑडिट करने जाते हैं, ऑडिट में हमेशा रेटिंग अपडेट हो रही होती है। अपडेट से मुराद ये रेटिंग AA+ ही नहीं रहेगी, लेकिन वो डेट चेंज हो रही होती है कि जी लास्ट रेटिंग कंपनी ने इस तारीख को कराई थी, ड्यूरिंग द इस डेट को हमने रेटिंग कराई है। प्रोवाइडेड दैट and the NBFC shall within 1 year of the decrease in its rating from the grade specified by the commission by notification in the official gazette obtain a fresh rating, and during the period that its rating is below the grade the NBFC may be allowed by the commission to continue its operation on such conditions as are deemed appropriate by the commission।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड कर जाती है, और इतनी डिग्रेड कर जाती है कि जो एससीसीपी ने आपको बताया था कि जी अगर आप हाउसिंग फाइनेंस है तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी होनी चाहिए, अगर आप फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इतनी होनी चाहिए, तो अगर उसने जो आपको क्रेडिट रेटिंग बताई है अगर वो डिग्रेड कर जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाती है, तो एससीसीपी चाहे तो आपको ये कह सकता है कि जी आपके ऊपर मजीद कंडीशंस को इंपोज कर सकता है। ये कंडीशंस रूल 5 में भी अगर याद हो तो लिखा हुआ था कि जी एससीसीपी में अगर आप उन सारी कंडीशन से कंप्लाई कर भी लोगे तो एससीसीपी आपके ऊपर एडिशनल कंडीशन इंपोज कर सकता है। ये इसी चीज की बात कर रहे हैं कि एससीसीपी चूंकि पब्लिक का पैसा है या पब्लिक का स्टेक है तो इसके ऊपर वो मजीद कंडीशंस को इंपोज कर सकता है। पब्लिश द रेटिंग इन इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड क्वार्टरली रिपोर्ट। अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगे और इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे वहां पे कंपनी की रेटिंग आ रही होती है। ऑफ द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हमारे पास होते हैं, और जितने भी अगर वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ब्रोशर्स वगैरह दे रहे हैं उन सब के अंदर इसकी क्रेडिट रेटिंग आनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे पढ़े प्यारे बच्चों। acquire and maintain the membership of the relevant association and follow the code of conduct specified by the said association approved by the commission। अब एससीसीपी कह रहा है यार आपके लोग हैं, आपका बिजनेस है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होने चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होने चाहिए। अब जब ये कोड ऑफ कंडक्ट होंगे तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट किसके होंगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट होंगे किसी ना किसी एसोसिएशन के। एसोसिएशन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने एक नाम सुना होगा मुफाब का, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और अक्सर आपने ऑडिट में देखा होगा मुफाप ने फला चीज अपने मेंबर्स को कम्युनिकेट करी, मुफाप ने एएमसी और म्यूचुअल फंड्स को ये कहा, एसडब्ल्यूडब्ल्यूएफ का जो रिवर्सल हुआ मुफाप ने बैठ के एससीसीपी से डिस्कशन करी। तो जाहिर सी बात है हजार म्यूचुअल फंड्स है, हर म्यूचुअल फंड तो नहीं जा रहा होगा, तो एक बॉडी होगी एसडब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंपोज हुआ आपके ऊपर एफईडी इंपोज हुआ, आपके ऊपर टैक्सेस लगना स्टार्ट हुए, तो हर फंड अलग अलग केस तो फाइल नहीं करेगी, तो इनकी एक एसोसिएशन होगी जो कि क्या होगी मुफाप, और मुफाप के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, और वो कोड ऑफ कंडक्ट भी कौन अप्रूव करेगा, वो एससीसीपी अप्रूव करेगा, और आपको उससे कंप्लाई करना है। मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर करा हुआ है प्यारे बच्चों मुफाप का, ये मुफाप की वेबसाइट है। मुफाप की वेबसाइट में अगर आप मेंबर्स में जाएंगे तो आपको कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, और कोड ऑफ एथिक्स के नीचे वो बड़ा बड़ा लिख रहा है कोड ऑफ एथिक्स फॉर द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ड्राफ्ट अवेटिंग एससीसीपी अप्रूवल। क्यों ड्राफ्ट, क्यों उन्होंने एससीसीपी को जमा कराया, एससीसीपी को जमा इसलिए कराया बिकॉज बाय द सेड एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय द कमीशन। तो वो एसोसिएशन भी, ये मुफाब भी एससीसीपी के पास आपके पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? बच्चों यहां तक क्लियर है हम सारे स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो बेटा? अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अगली चीज, seek the registration of a notified entities as per the regulations notified by the commission before offering of units, certificate or shares of notified entities। अच्छा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप एक बंदा एनबीएफसी बनाता है, सही है, एनबीएफसी एक लाइसेंस लेती है, और लाइसेंस किस चीज का लेती है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेती है एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज का। हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में एसेट मैनेजमेंट सर्विस क्या होती है। आपको ये बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। अब ये एसेट मैनेजमेंट सर्विस है, अब ये मार्केट में 3 ऑप्शन इशू करती है। कहती है एक वो बंदा जो कि रिस्क नहीं लेना चाहता, आए मेरे पास इन्वेस्ट करें, मैं आपके बिहाफ में बैंक में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जो मनी मार्केट फंड कहलाता है। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है अच्छा आपको थोड़ा सा और रिस्क चाहिए, चले आप एक काम करें, आप मुझे पैसा दें, मैं आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सॉरी आपको थोड़ा सा कम रिस्क चाहिए तो मैं आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब टी बिल्स और पीआईबीज में इन्वेस्ट करता हूं, और ये पैसा आपका नहीं डूबेगा बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको आपको क्या कहते हैं किस्म की गारंटी दे रही होती है। तीसरा, आपको रिस्क लेने का बहुत शौक है, चले ठीक है जी आपका पैसा मैं इक्विटी फंड्स में करता हूं। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये, इसका मतलब ये कि एक एएमसी या एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी 3 किस्म के म्यूचुअल फंड्स बना रही है। अब इन 3 किस्म के म्यूचुअल फंड्स बनाने के लिए उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज लाइसेंस तो ले चुकी है ऑलरेडी। ये 3 किस्म के म्यूचुअल फंड्स को इसको एससीसीपी से क्या करवाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, एससीसीपी से क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। सीक द रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटिफाइड एंटिटीज। जो मैंने 3 फंड्स आपके सामने लिखे हैं, दीज आर कॉल्ड
notified, these are called notified entities as per the regulation notified by the commission in the official gazette before offering units. ये उस वक्त तक कस्टमर्स को या यूनिट होल्डर को यूनिट इश्यू या उसकी यूनिट रिडीम नहीं कर सकती जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? इसके लिए मैंने नीचे आपके लिए एक चीज भी लिख दी है, एनबीपी स्टॉक फंड वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ ट्रस्ट डेट, या पहले मैं ये पढ़ लूं आपको सेकंड पैराग्राफ, द मैनेजमेंट कंपनी ऑफ द फंड हैज बीन लाइसेंस्ड। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? लाइसेंस उसको किसके हिसाब से मिला होगा? रूल 5 के हिसाब से मिला होगा। ठीक हो गया जी। द एनबीपी स्टॉक फंड, अब ये फंड की बात कर रहा है, ये फंड क्या है? ये नोटिफाइड एंटिटी है, ये एक नोटिफाइड एंटिटी है। was established under a trust deed executed between NBP Fund Management Limited AMC and CDC जो कि ट्रस्टी है, जब भी फंड आएगा बीच में ट्रस्टी इन्वॉल्व होगा। The trust deed was executed on this date and was approved by the SECP. It means इसने SECP की क्या ऑब्टेन करी? सीक रजिस्ट्रेशन। क्या यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है बेटा? बेहतरीन हो गया। चलें जी। अच्छा, ये जो हमने पढ़ा अब तक सेक्शन, अब तक हमने जो पढ़ा वो दो चीजों पे बात कर रहा था। वो कह रहा था शेल, पहली बात क्या कर रहा था? शेल। और शेल के अंदर उसने क्या बातें करी? शेल के उसने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए, अकाउंट्स आईएएस के हिसाब से बनने चाहिए, और इंटरनल ऑडिटर ऐसा होना चाहिए, और कंप्लायंस ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, और कंपनी का सीएफओ ऐसा होना चाहिए, और कंपनी का डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, और जो बाकी की एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए, और क्रेडिट रेटिंग ऐसी होनी चाहिए। इन सारी चीजों की बातें करी और उसको कहा कि जी आपने इन सारी चीजों से कंप्लाई करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अब वो आपसे कह रहा है कि जी एनबीएफसी शेल नॉट, हम रूल 7 में ही है, अब ये रूल 7 का सब रूल 2 है। ऊपर जो हमने पढ़ा था, अब तक जो हमने पढ़ा वो रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ा है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो रूल 7 का सब रूल 2 पढ़ने जा रहे हैं कि वो आपको एसएससी पे कह रहा है कि खुदा का वास्ता ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ये काम आपने नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? एनबीएफसी शेल नॉट अपॉइंट एज डायरेक्टर दोज पर्संस who hold such office in any other NBFC licensed for the same form of business। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों? इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एनबीएफसी ये है, एनबीएफसी ए, एक एनबीएफसी ऐसी है जो कि एनबीएफसी बी है प्यारे बच्चों। अगर एनबीएफसी ए एक बंदे को, लेट से मिस्टर डबल ए को डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रही है, तो क्या मिस्टर डबल ए एनबीएफसी बी में डायरेक्टर हो सकते हैं प्यारे बच्चों? अगर वो ऑलरेडी मिस्टर बी एनबीएफसी बी में डायरेक्टर है तो क्या ये बंदा मिस्टर डबल ए एनबीएफसी ए में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ जी, तहमीना ज़ारा, क्या ये बन सकते हैं? प्यारे बच्चों डिपेंड करता है कि ये एनबीएफसी कौन सी है। ये डिपेंड नहीं करता डायरेक्टर कौन सा है, डिपेंड करता है एनबीएफसी कौन सी है। अगर एनबीएफसी का सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस है, अगर एनबीएफसी का प्यारे बच्चों सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये एनबीएफसी भी हाउसिंग फाइनेंस है, ये एनबीएफसी भी हाउसिंग फाइनेंस है। अब इस केस में अगर वो डायरेक्टर किसी और एनबीएफसी में जो कि सेम बिजनेस है, अगर उधर डायरेक्टर है, तो इस एनबीएफसी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। शैल नॉट का वर्ड यूज हो रहा है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आप अच्छा जी। तो पहली कंडीशन उसने क्या लगी? भाई ये काम तो नहीं करना। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा और आगे बढ़े। provided that this clause shall not apply to the nominee of the federal or provincial government on the board of any NBFC or any exception specified by the commission।
अगर एससीसीपी ने उस बंदे को कोई, अगर उस बंदे को एनबीएफसी को कोई एक्सेप्शन दी हुई है, कोई अलाउ किया हुआ है, तब सही है। या अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर है और वो नॉमिनी डायरेक्टर 10 जगह पे नॉमिनी डायरेक्टर और 10 जगह पे वो सेम बिजनेस करती है एनबीएफसी, तो अलाउ है, ये सेक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा प्यारे बच्चों। अगली चीज, appoint or change its chief executive or any of its directors subject to fulfillment of the fit and proper criteria and the prior approval of the commission, provided that the commission may refuse appointment of any person again कल को आप किसी चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं या किसी डायरेक्टर को चेंज कर रहे हैं, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पहले डायरेक्टर के लिए नहीं होगा, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर सब्सिक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी होगा, और आपको कमीशन से उसके लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग में आपने अपॉइंट किया तो आपने एससीसीपी से अप्रूवल ली, सब्सिक्वेंट के लिए भी आपको इनकी अप्रूवल लेने की जरूरत है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके ऊपर ये सब सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, किस चीज से मना करता है? एन एनबीएफसी शैल नॉट एंटर्ड इनटू प्रेमिसेस लीजिंग, किसी अपने प्रेमिसेस को लीज पे, रेंट पे, या सेल और परचेज ऑफ एनी काइंड विद देयर डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और देयर क्लोज रिलेटिव्स। इसको मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज आप देख लें, डायरेक्टर के साथ, ऑफिसर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, या इनके क्लोज रिलेटिव्स के साथ। और क्लोज रिलेटिव्स क्या होंगे? क्लोज रिलेटिव्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है। क्लोज रिलेटिव इंक्लूड्स स्पाउस, लीनियल असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर। मतलब आप एक एनबीएफसी अपने डायरेक्टर्स के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, उनके क्लोज रिलेटिव के साथ किसी भी किस्म की लीजिंग, रेंटिंग, सेल और परचेज ऑफ एनी काइंड नहीं करेगी। एनबीएफसी शैल नॉट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जांपल डायरेक्टर के साथ बैठ के उनके साथ कोई गाड़ियां वगैरह, कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर रहे हैं, या उनसे कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, या उनकी प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे हैं, या उसको कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हैं। ये काम ना आप डायरेक्टर के साथ कर सकते हो, ना चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ कर सकते हो, ना ऑफिसर के साथ कर सकते हो, ना इनके क्लोज रिलेटिव के साथ कर सकते हो। और अभी अलग बंदे की बात कर रहा है, एक और बंदा ऐड कर रहा है, और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ, और या कोई ऐसा बंदा जो कि इनके बिहाफ में एक्ट कर रहा हो। तो एक और पर्सन को भी कवर कर दिया, सिर्फ क्लोज रिलेटिव को कवर नहीं किया, उनके अलावा उनके बिहाफ पे अगर कोई काम कर रहा है उसको भी कवर कर दिया गया है। और एक और बंदे को ऐड किया जा रहा है, सच पर्सन who either individually or with other family members beneficially owns 10% or more of the equity of the NBFC। अगर ये जो बात की जा रही है किसके साथ की जा रही है? एनबीएफसी के डायरेक्टर, एनबीएफसी के ऑफिसर, एनबीएफसी के एम्प्लॉइज, या इनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, या इनके बिहाफ पे कोई और अदर पर्सन, इनके साथ आप ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। या एनबीएफसी का कोई ऐसा बंदा जिसने 10% उसने खुद या अपने फैमिली मेंबर के साथ मिला के एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, इक्विटी 10% ज्यादा इक्विटी ली हुई है, इसके साथ भी ये एनबीएफसी इन लोगों के साथ प्यारे बच्चों ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता? प्रीमिसेस की लीजिंग नहीं कर सकता, सेल और परचेज ऑफ एनी काइंड नहीं कर सकता। क्या यहां तक बात समझ आती है? हमें क्लियर? हम सारे यहां तक? provided that this restriction shall not apply to such NBFC that have a policy to this effect duly approved by their board of directors। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि आप ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर आप जिस डायरेक्टर के साथ ये ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, प्रोवाइडेड फर्दर that in case of any sale and purchase to the directors, the prior approval in writing of the board, excluding the participation of the beneficiary director, is required। उसके बाद आपको बोर्ड से प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी। इट मींस मैं ट्रांजैक्शन में एंटर होने जा रहा हूं, क्यों एंटर होने जा रहा हूं? बिकॉज बोर्ड का अप्रूवल है। इस ट्रांजैक्शन को भी मुझे बोर्ड मिनट्स में लेके जाने पड़ेंगे, बोर्ड के पास लेके जाना पड़ेगा, बोर्ड उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा। जिस डायरेक्टर के साथ ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है, वो डायरेक्टर इस मीटिंग में वोट नहीं करेगा, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों में?
होल्ड or make investment in a subsidiary other than that which is a financial service company. एक एनबीएफसी मेरे प्यारे बच्चों, एक एनबीएफसी सब्सिडरी नहीं बना सकती, एक एनबीएफसी सब्सिडरी नहीं बना सकती। आप समझे ये एनबीएफसी बनी क्यों थी? एक पर्पस के लिए बनी थी। फॉर एग्जांपल, या तो ये एनबीएफसी एसेट मैनेजमेंट होगी या फिर ये लैंडिंग एनबीएफसी, तो एक पर्पस के लिए बनी। अब ये एनबीएफसी कोई सब्सिडी नहीं बना सकती। अदर नो एनबीएफसी शैल होल्ड, ऊपर वाली लाइन कांस्टेंट है, नो एनबीएफसी शैल होल्ड और मेक इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी अदर देन दैट which is a financial service company, provided that an NBFC may make the strategic investment. ये strategic investment क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, in the financial service company with the approval of the SECB। अब ये मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, एनबीएफसी सब्सिडी नहीं बना सकती, एएमसी हो या वो लैंडिंग एनबीएफसी हो, वो सब्सिडी नहीं बना सकती। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज द फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, ये नॉन बैंकिंग एफसी टेक्निकली काम किस चीज का कर रही है? काम बैंकिंग ही कर रही है। समझने की कोशिश करिएगा, बैंकिंग का ही काम कर रही है। लेकिन बैंक भी आपको हाउस लोन देता है, एनबीएफसी भी हाउस लोन देगी। बैंक आपको लीज देता है, ये भी लीज देगी। बैंक आपको डिस्काउंटिंग सर्विस देता है, ये भी आपको देगी। बैंक आपके पैसे को टेक्निकली आपको बता के नहीं, बट आपके पैसे को पीछे मैनेज कर रहा होता है और आपको रिटर्न दे रहा होता है। ये काम ये भी कर रही होती है। तो अगर इसको इस एनबीएफसी भी अगर यही काम कर रही है और ये फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व है और ये फाइनेंशियल चीजें कर रही है, तो इस चीज से रिलेटेड अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी उसको सर्विसेज चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा, एक एएमसी है और एएमसी क्या है? एनबीएफसी है। एएमसी ने कौन सा फंड बनाया? एएमसी ने इक्विटी फंड बनाया। अब जब एएमसी ने इक्विटी फंड बनाया तो इसका मतलब क्या है? एएमसी किसी ब्रोकर से शेयर्स को परचेज भी करेगी और सेल भी करेगी। ऐसा ही है ना प्यारे भाई, शेयर्स पे परचेज भी करेगी, सेल भी करेगी। ये जो ब्रोकर है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फाइनेंशियल सर्विस। क्योंकि एएमसी जो बिजनेस कर रहा है उसको, उस फाइनेंशियल से रिलेटेड उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये आपके पास कहलाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो एनबीएफसी अगर चाहे तो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बना सकता है, उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, उसको एज अ अपना सब्सिडरी भी बना सकता है। होल्ड और मेक इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी अदर देन दैट व्हिच इज अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। पहला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी क्या है? फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दीज रूल्स मींस अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमारे पास बैंक्स वगैरह आ जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, ब्रोकर दैट इज ऑफ स्टॉक मार्केट, जो हमने स्टॉक फंड है, या अगर मनी मार्केट फंड है या गोल्ड है, money market or commodities market, a company which is primarily involved in distribution of securities, insurance product and units or certificate of a notified entity and any other company as notified by the commission in the official gazette। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर आप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी अगर कोई है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें उसको आप सब्सिडी भी बना सकते हो और उसमें आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन। अगला वर्ड जो हमारे जहन में आता है, ये दो पैराग्राफ हमने पढ़े, अगला वर्ड जो हमारे जहन में आता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ ली। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और ये आगे जगह बड़ा यूज होगी, इसमें डिटेल में देखेंगे। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मींस एन इन्वेस्टमेंट व्हिच एन एनबीएफसी मेक्स विद द इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 5 years। मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहा, मैं मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, एंड इज मोर देन 10% ऑफ इट्स इक्विटी, एंड इज मोर देन 10% ऑफ इट्स इक्विटी। तो 10% ऑफ इक्विटी से ज्यादा है प्यारे बच्चों, और 5 साल से ज्यादा के लिए कर रहा हूं, तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मेरे इसमें कहलाएगी और मैं कर सकता हूँ। क्या यहां तक बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा जी, मैंने आपके लिए एक नीचे एक अकाउंट्स रखे हैं, उस अकाउंट्स में अगर हम देखें, एस्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, ये एक एएमसी है, इनकॉर्पोरेटेड पाकिस्तान, द कंपनी इज लाइसेंस टू कैरी आउट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस एज एनबीएफसी, ये एक एएमसी है। और इस एएमसी के फाइनेंशियल्स आप देखेंगे, इस एएमसी के अगर फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो इसके पास एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। किसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है? सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करिए, सब्सिडरी में करिए, स्कॉट कैपिटल लिमिटेड। और स्कॉट कैपिटल लिमिटेड क्या है? ये एक ब्रोकरेज हाउस है, इट मींस इन्वेस्टमेंट। एनबीएफसी एक ब्रोकरेज हाउस में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, उसको एज अ सब्सिडरी भी बना सकती है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो?
फॉर्म, सेल और ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ शेयर्स इन अ सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी, merge with, acquire or take over any other company unless it has obtained the prior approval of the commission in writing to such formation or sale of transfer. आप अपनी सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी के शेयर्स को ना ही बेच सकते हैं, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही किसी और कंपनी को मर्ज कर सकते, ना अपनी कंपनी को किसी और के साथ मर्ज कर सकते हैं, ना टेक ओवर कर सकते हैं, unless it has obtained the prior approval of the commission. सेल द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ऊपर हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या है, सेल द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अनलेस इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। आपने जो ऊपर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रखी है उसको अगर आप बेचने भी जा रहे होंगे उसके लिए भी आपको एससीसीपी की अप्रूवल लेने की जरूरत है। मर्ज विद, अगेन सेम सेक्शन, एक्वायर और टेक ओवर एनी अदर कंपनी अनलेस इट हैज ऑब्टेन्ड द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। ये अगर आप कुछ सेक्शन देखें प्यारे बच्चों, ये एससीसीपी के अप्रूवल के सेक्शन है कि कुछ चीजें करते हुए आपने एससीसीपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में करने जा रहे हैं एससीसीपी की अप्रूवल ले लें, अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं एससीसीपी की अप्रूवल ले लें, अगर आप अपनी सब्सिडरी एसोसिएट के शेयर्स को ट्रांसफर करने जा रहे हैं, किसी और कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, उसका मर्ज होने जा रहे हैं, तो आप एससीसीपी की अप्रूवल ले लें। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक? remove any of its records or documents relating to its business from Pakistan to a place outside Pakistan without the prior permission of the commission। यहां से आप कोई डॉक्यूमेंट बाहर भी नहीं भेज सकते, आपको एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत लेनी होगी। हमारे पास जो एच आ रहा है, मेक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ये जो हमारे पास सेक्शन है प्यारे बच्चों, ये डिटेल्ड सेक्शन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये मैं आपको बता दूं, ये पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकलिटीज हैं जिसको हम इंशाल्लाह एक पूरी क्लास लगेगी, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? An NBFC shall not an NBFC shall not offer any of its own or other securities for any consideration other than cash। आप अपने शेयर्स को या किसी और के शेयर्स को अदर देन कैश या लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट कहां डिफाइंड है? लिक्विड एसेट एनबीएफसी रूल्स पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, एनबीएफसी रूल्स में लिक्विड एसेट डिफाइंड नहीं है, एनबीएफसी रेगुलेशन में लिक्विड एसेट डिफाइंड है। मैं पहले सेक्शन पढ़ लेता, पहले मैं आपका रूल पढ़ लेता हूं आपके साथ। The NBFC shall not offer any of its own or other securities आगे पूरी डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप सिक्योरिटीज को जाके देखेंगे तो सिक्योरिटीज कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट में वो क्या कहता है? कंपनीज एक्ट में वो कहता है, सिक्योरिटीज एक्ट 2015 में जाके देखो तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है। फिलहाल समझने के लिए, थोड़ा बहुत समझने के लिए हम शेयर्स को एज्यूम करते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स अदर देन कैश इश्यू नहीं कर सकती। और लिक्विड एसेट, सही है। लिक्विड एसेट क्या होता है? मींस द एसेट व्हिच आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड इंक्लूड्स encashment or realizable value of gold, government securities, bank deposits, shares of listed companies which are actively traded, सही है, on the stock exchange, certificates or shares of a closed end fund, deposit issued by the development financial institution or NBFC rated at least A, ये credit rating है, by a credit rating agency registered with the commission, थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा, certificates of musharka issued by the mudarba rated at least A by a credit rating agency registered with the commission, listed TFC, sukuk, ये सारी कमर्शियल पेपर्स, नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये जितने आपको बता रहा है प्यारे बच्चों, ये बता रहा है क्या? ये बता रहा है ये लिक्विड एसेट्स है। अगर इन कंसिडरेशन आपको ये मिल रहा है या कैश मिल रहा है, एक्सेप्टेबल है कैश। और इसके अलावा अगर सामने वाली पार्टी कुछ और आपको ऑफर कर रही है, आप अपने शेयर सेल नहीं कर सकते, ऑफर नहीं कर सकते। An NBFC shall not offer any of its own or other securities for any consideration other than cash, nor make any loan or advance against these securities। और इनके अगेंस्ट आप कोई लोन्स और एडवांस भी नहीं दे सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। इनके अगेंस्ट आप कोई लोन्स और एडवांस भी नहीं दे सकते। देखिए ऊपर समझने की कोशिश करिएगा, वो आपको मना कर रहा है कि जी आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में कर सकते हो, आप फला कंपनी को सब्सिडी बना सकते हो, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के अलावा आप किसी और को सब्सिडी नहीं बना सकते। ऊपर वो आपसे बात करता है कि जी आपके एक सेक्शन है जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि कल को कोई आप हाउसिंग फाइनेंस सर्विस बैठे हुए हो और सामने वाली पार्टी आपसे कहती है कि मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन दे दो हाउस के लिए,
और आप कहते हो भाई गिरवी क्या रखोगे, वो कहता है मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपके पास गिरवी रखवा देता हूं, वो इस चीज के लिए भी मना कर रहा है। मेक लोन और एडवांस, मेक लोन और एडवांस against these securities unless otherwise specified by the commission by the notification। अगर एससीसीपी ने कोई एसआरओ वगैरह इशू किया हुआ है तो अलाउड है। होल्ड एन एनबीएफसी शैल नॉट होल्ड, डील और ट्रेड इन रियल एस्टेट। ये हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी पढ़ा था कि जी बैंक भी ये काम नहीं कर सकता, रियल एस्टेट में नहीं कर सकता है। एनबीएफसी शैल नॉट होल्ड, डील और ट्रेड इन रियल एस्टेट एक्सेप्ट फॉर द यूज ऑफ एनबीएफसी इटसेल्फ or where specified by the commission by the notification in the official gazette, provided properties acquired by the lending NBFC in the satisfaction of its claim shall be disposed of within a maximum period of 7। ये एग्जैक्टली वही चीजें प्यारे बच्चों जो हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 में पढ़ी थी। अगर आप हाउस लोन हो, अगर आपके पास लाइसेंस हाउसिंग का है और आपने हाउस लोन दिया है और आपने जाहिर सी बात है अगर वो कल को डिफॉल्ट कर जाएगा तो वो हाउस अब आपका हो चुका है। जब आपके पास हाउस आ चुका है इट मींस एक प्रॉपर्टी आ चुकी है। ये जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी है ये आपने रियल एस्टेट के पर्पज से एक्वायर्ड नहीं करी, ये आपके पास आ गई है, इसको भी 7 साल में आपने डिस्पोज ऑफ करना है प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है? रेज एन एनबीएफसी शैल नॉट raise the deposit in any form by whatever name called except as specified commission in the NBFC regulation। ऊपर भी मैंने आपसे जिक्र किया कि डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग ये रेगुलेशन में एक्सप्लेन्ड है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब एनबीएफसी रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उस पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड दी अनसिक्योर्ड फैसिलिटीज और एक्सपोजर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द एससीसीपी। देखिए आप लैंडिंग एनबीएफसी है, जब आप लैंडिंग एनबीएफसी जाहिर सी बात है आप फैसिलिटी और आप प्रोवाइड करेंगे एक्सपोजर, आप अनसिक्योर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। कोई बंदा आता है कि भाई मुझे हाउस लोन चाहिए आप, और वो कहते आप अनसिक्योर्ड हाउस लोन उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। इनकम्बर और मॉर्गेज और प्लेज और ट्रांसफर क्लाइंट्स एसेट्स deposit as a security with the NBFC against any facility extended to the client for securing its own obligation। अगर क्लाइंट से आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है तो उसके ऊपर भी वो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि एनबीएफसी शैल नॉट यूज सच सिक्योरिटी डिपॉजिट। किस चीज के लिए? कि उसको आपने मजीद मॉर्गेज कर दिया, उसको आपने मजीद प्लेज कर दिया और वहां से आपने मजीद पैसे ले लिए, ये काम भी आप नहीं कर सकते। undertake the brokerage business in capital market except by forming a separate company फॉर दिस पर्पस। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनबीएफसी ब्रोकरेज बिजनेस नहीं कर सकते बिकॉज ब्रोकरेज बिजनेस आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में डिफाइंड नहीं है। या तो आप लैंडिंग एनबीएफसी हो गए या एसेट मैनेजमेंट एनबीएफसी हो गए, आप ब्रोकरेज बिजनेस नहीं कर सकते। ये रूल इसलिए अप्लाई करा है प्यारे बच्चों बिकॉज आज अगर आप स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक के एफएस देखेंगे वहां पे बाकायदा तौर पे एक डिस्क्लोजर आ रहा है। अगर मैं देखूं अगर यहाँ पे अवेलेबल हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक चीज शेयर करूंगा कि एक एएमसी था वो ब्रोकरेज का बिजनेस करता था और जब ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहा होता था तो वहां पे एनबीएफसी ने फिर एक रेगुलेशन एक रूल निकाला कि जी एनबीएफसी ब्रोकरेज का बिजनेस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसको अपना ब्रोकरेज का बिजनेस खत्म करना पड़ा और अपनी एक अलग सब्सिडी बनानी पड़ी। बच्चों यहां तक आपके बात समझ आती है? क्लियर हम सारे यहाँ तक? तो अगर प्यारे बच्चों मैं आज की क्लास का आपको खुलासा करूं, ऑनलाइन वालों अगर आप जवाब दे दे मेहरबानी होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका एक खुलासा कर दूं प्यारे बच्चों। खुलासा बड़ा सिंपल है। आपको लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है, आपको लाइसेंस मिल चुका है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो। कौन सा बिजनेस कर सकते हो? या तो एसेट मैनेजमेंट कर सकते हो या लैंडिंग, जिस चीज का लाइसेंस मांगा है आप वो कर सकते हो। आपको लाइसेंस मिल गया, अब आपने ये बिजनेस ऑपरेट करना है। हमने पढ़ा था उसमें कि आपने स्पेसिफिक टाइम जो आपको लाइसेंस के वक्त एससीसीपी कहेगा कि जी 3 महीने 6 महीने में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अपना बिजनेस करोगे। जैसे ही आपको लाइसेंस मिल गया प्यारे बच्चों, रूल 5 खत्म हो चुका है। रूल 5 सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस है, किस चीज से रिलेटेड? कंडीशंस है लाइसेंस से रिलेटेड। जब आपको लाइसेंस मिल चुका है प्यारे बच्चों, अगली जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लाइसेंस की साख को बरकरार रखने के लिए आप एज एन एनबीएफसी अपने औकात में रहे। ऐसा नहीं आपको लाइसेंस मिल गया अब आप जो करना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपके ऊपर रूल 7 अप्लाई हो जाएगा। रूल 6 नहीं है हमारे इसमें, रूल 7 अप्लाई हो जाएगा। रूल 7 बेसिकली आपसे 2 बातें करता है। आपसे कहता है शैल और कहता है शैल नॉट।
क्या करना है? अब जाहिर सी बात है, शेल के अंदर क्या चीजें आ रही होंगी प्यारे बच्चों, शेल के अंदर क्या चीजें हो रही होंगी? आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऐसा होना चाहिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए, आपने अकाउंट्स आईएएस के हिसाब से बनाना है, आपका डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, आपने क्रेडिट रेटिंग लेनी है, आपने कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई करना है, आपका इंटरनल ऑडिटर इस किस्म का होना चाहिए, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इस किस्म का होना चाहिए, आपका एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए। शेल की बात है कि ये काम आपने करने। प्यारे बच्चों, ये क्लियर है हम सारे यहाँ तक? इसके अंदर दो तीन टेक्निकलिटी थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक क्लियर है। फिर वो आपसे एक और बात कहता है, और आपसे कहता है किस चीज के बारे में कहता है? शेल नॉट। शेल नॉट प्यारे बच्चों, क्या मतलब? आप ये काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकते प्यारे बच्चों? जो भी हमने सब रूल्स में सारी चीजें पढ़ी, जो अभी हमने सब रूल्स में सारी चीजें पढ़ी, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से आपको क्विक रिव्यू करवा दूं। आप क्या काम नहीं कर सकते? आप किसी ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते जो किसी और कंपनी में नहीं, किसी और एनबीएफसी में, सेम एनबीएफसी में भी डायरेक्टर हो और सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, हु होल्ड सच ऑफिस। अच्छा, सच ऑफिस में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। सच ऑफिस के अंदर आपके पास, सच ऑफिस में आपके पास सीईओ और डायरेक्टर दोनों आ जाते हैं, बिकॉज नॉर्मली सीईओ भी आपका डायरेक्टर ही होता है। तो वो इन दोनों चीजों को कवर कर रहा है कि अगर वो किसी और एनबीएफसी में भी सेम, जो कि और वो सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वहां पे भी सीईओ या डायरेक्टर है, तो वो बंदा यहाँ पे डायरेक्टर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि जी अब आगे जाके, आज आपने मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव नाम बता दिए, आगे जाके आप सीईओ अपॉइंट होंगे, डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, वो भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से कंप्लाई करने चाहिए। फिर वो आपसे कहता है कि जी आप किसी भी किस्म का डायरेक्टर के साथ, उनके ऑफिसर के साथ, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ, या कोई ऐसा बंदा जो कि आपके बिहाफ पे डील कर रहा हो, या कोई ऐसा बंदा जो कि एनबीएफसी में 10% ऑफ इक्विटी या उससे ज्यादा होल्ड करता हो, इन लोगों के साथ आप किसी किस्म की सेल परचेज नहीं करेंगे अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पॉलिसी को अप्रूव की हुई है। और जब इनके साथ ट्रांजैक्शन आप करने जाएंगे तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अप्रूव होगी, और जिस डायरेक्टर के साथ अगर ट्रांजैक्शन होने जा रही है वो डायरेक्टर आपका पार्ट नहीं होगा। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? फिर वो आपसे कहता है कि जी आप अपने सब्सिडी के शेयर्स वगैरह को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, आप किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते, टेक ओवर नहीं कर सकते अनलेस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एससीसीपी। आप यहां से किसी रिकॉर्ड्स को बाहर नहीं भेज सकते। और क्या काम नहीं कर सकते? एच हमने अभी तक नहीं पढ़ा। आप अपनी सिक्योरिटीज को अदर देन कैश ऑफर नहीं कर सकते, आप रियल एस्टेट में डील नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट नहीं ले सकते अनलेस अप्रूवल हो आपके पास एससीसीपी का। आप क्लाइंट के पैसे को, क्लाइंट के डिपॉजिट को आगे जाके प्लेज करा के मजीद फाइनेंसिंग ऑब्टेन नहीं कर सकते। आप एज एन एनबीएफसी ब्रोकरेज बिजनेस में नहीं कर सकते। तो अगर मैं शेल नॉट की भी बात करूं आपके पास, तो शेल नॉट के ऊपर भी प्यारे बच्चों अगर आप टेक्निकली देखें तो डायरेक्टर का सेक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है ना कि जी डायरेक्टर में आप सीएफओ, सीईओ, इनके सेक्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे कि अगर आप चेंज करने जा रहे हैं तो वो भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कंप्लाई करना चाहिए, और इसमें भी आपने प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन आपने लेने चाहिए। कुछ चीजें आपके बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें आपके बिजनेस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज नहीं कर सकते। आप शेयर्स अगर आपने ऑफर करने, शेयर्स आप अदर देन कैश ऑफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या कुछ चीजें बिजनेस से रिलेटेड है कि क्या आप फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में कर सकते हैं? नहीं भाई, मैं रियल एस्टेट में नहीं कर सकता। क्या आप ब्रोकरेज बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, मैं ब्रोकरेज बिजनेस। क्या मैं सब्सिडी बना सकता हूँ? नहीं भाई, मैं सब्सिडी नहीं बना सकता एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल। क्या यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात समझ आती है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर एनबीएफसी पूरे में अगर कोई मुश्किल सेक्शन है या जिसमें जान है ना, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो हमारा रूल 5 और रूल 7 था। लास्ट क्लास हमने रूल 5 का एक सवाल किया था। नेक्स्ट क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स की होगी, जिन पे हम इन रूल्स के पास्ट पेपर्स को इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है हम लोग सारे यहाँ तक? बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों। इसको एक बार रिवाइज करके आइएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम पास्ट पेपर्स करें तो इंशाल्लाह हमारी थोड़ी सी और करीब पहुंचे। जजाक अल्लाह। और नेक्स्ट क्लास में हमने वो शेयर्स वो वाला सेक्शन पढ़ना है जो इन्वेस्टमेंट वाला था, जिसको हमने थोड़ा सा आज हमने पेंडिंग रखा हुआ था। फिर इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट क्लास में हम एनबीएफसी रेगुलेशन की तरफ जाएंगे, और वहां पे कुछ लिमिटेड 8-10 रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल अपना बेहद ख्याल रखेगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।